हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों वर्तमान समय में हम लोग एक सीरीज चला रहे थे जिसका नाम मिनी मैराथन है। मिनी मैराथन के माध्यम से जितने भी जीके जीएस के सब्जेक्ट हैं उनका बिना व्याख्या किए हुए टॉप 100 प्रश्नों को देख रहे थे। वर्तमान समय में कंप्लीट जनरल साइंस को देख रहे थे, जिसमें से क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 चला गया है। आज क्लास नंबर 4 को देखेंगे। जो प्रश्न है एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है। ये बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके तथा सीटेट पेपर 2 जिसमें सब्जेक्ट ग्रुप में साइंस पूछा जाता है, यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट तथा वनडे एग्जाम जहां भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। और ये वीडियो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप उनका तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंडिया 2024 से जुड़ करके आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्टों का, लगभग सभी सब्जेक्टों का प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से देख सकते हैं। और मेरे यहाँ पीडीएफ की भी सुविधा है। डेली बेस पे पीडीएफ दिया जाता है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं दोस्तों, 1-2 दिन से मैं पीडीएफ नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वर्तमान समय मैं घर से बाहर हूँ। वीडियो डाल दे रही हूँ, 1-2 दिन में घर पहुँचूंगी तो पूरा वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल। दोस्तों, क्लास 4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? थायमिन, नियासिन, पियरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B6 का दूसरा नाम यानी रासायनिक नाम पियरिडॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। आज हम लोग प्रश्नों को व्याख्या सहित केवल 10 प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों की संख्या तो 10 है, लेकिन जो व्याख्या करूंगी वह 100 प्रश्नों के बराबर होगी, क्योंकि एक प्रश्न को बताने में, व्याख्या करने में कम से कम 8 से 10 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसलिए आज मैं व्याख्या सहित प्रश्नों को बताऊंगी। तो पियरिडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम यानी रासायनिक नाम होता है। प्रश्न बन जाएगा, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग होता है और एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया रोग यानी खून की कमी से जो रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन कहेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एम्पियर को किस अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है? ए द्वारा, बी द्वारा, ए द्वारा, एन द्वारा, के द्वारा। तो एम्पियर को अक्षर ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको देख लेते हैं। एम्पियर क्या है? एम्पियर एक एसआई विद्युत प्रवाह है। एम्पियर की एसआई इकाई विद्युत प्रवाह है। इसे ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी क्षेत्र में एक चालक में विद्युत धारा जो आवेश के प्रवाह की दिशा की लंबवत होती है को प्रति इकाई समय में उस क्षेत्र में प्रवाहित आवेश की मात्रा से प्रभावित किया जाता है। और एम्पियर एक अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार जीता था? हेनरी मोसेली ने, पियरे क्यूरी ने, सेंटियागो रिमोन ने, लुइस अल्वारेज ने। तो इरिडियम परत की खोज लुइस अल्वारेज ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इरिडियम परत की खोज लुइस अल्वारेज ने वर्ष 1968 में किए थे और इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। लुइस अल्वारेज ने इरिडियम परत की खोज कर एक सिद्धांत दिया था कि डायनासोर पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव से के बाद विलुप्त होने के लिए प्रेरित थे। प्रश्न नंबर 4 है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने पर बर्फ पिघलने लगती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है, नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। नमक बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऑप्शन डी है, नमक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है।
तो सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। इसका मुख्य कारण होता है ऑप्शन सी, नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। यहाँ पे काम नहीं होगा, कम कर देता है। दोस्तों, मैं अपने से कंटेंट को तैयार करती हूँ, जिससे तैयार करते समय कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, उसके लिए मैं आभारी होंगी। वैसे कोशिश करती हूँ कि गलती ना हो, और मैं आप लोगों से अनुरोध भी करती हूँ, यदि हमसे कुछ गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। हिमांक बिंदु वह अधिकतम ताप होता है जिससे कम ताप होने पर कोई द्रव बहने लगता है। सामान्यतः जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। प्रश्न नंबर 5 है, पक्षियों के पालन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, मोरिकल्चर। तो पक्षियों के पालन को आमतौर पर एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एपीकल्चर के अंतर्गत पक्षियों का पालन तथा अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीटों का पालन होता है तथा मोरिकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है। एक बार और देख लेते हैं। एपीकल्चर में पक्षी पालन होता है और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तब जबकि रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि को मोरिकल्चर कहा जाता है। जो रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है उसे मोरिकल्चर कहा जाता है, जबकि रेशम कीटों को सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम कीट पालन को। प्रश्न नंबर 6 है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हीटल ने, रोजर बेकर ने, जेम्स वाट ने, लेविस एडिसन वाटरमैन ने। तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ष 1937 में सर फ्रैंक व्हीटल ने जमीन पर पहले जेट इंजन का परीक्षण किया, इसलिए इन्हें प्रथम जेट इंजन के आविष्कारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु परिचालन जेट इंजन हंस पम्मन्स लांस ओहियन द्वारा जर्मनी करने में डिजाइन किया था तथा 27 अगस्त 1939 को पहले जेट विमान संचालित की गई थी। जर्मनी में डिजाइन किया गया था और 27 अगस्त 1939 को पहले जेट विमान संचालित की गई थी। वर्ष एक बार और देख लेते हैं। 1937 में सर फ्रैंक व्हीटल ने जमीन पर पहले जेट इंजन का परीक्षण किया था। प्रथम जेट इंजन के आविष्कार के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त हुई, परंतु परिचालन हेतु, मतलब जो परिचालन होता है उसका इंजन हंस पम्मन्स्टन लान ओहियन द्वारा जर्मनी के द्वारा डिजाइन किया गया तथा 27 अगस्त 1939 को पहले जेट संचालित की गई थी। कब? 27 अगस्त 1939 को संचालित की गई थी, जबकि परीक्षण 1937 में किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्न्याशय, तिल्ली, पित्ताशय। तो मानव शरीर का जो अग्न्याशय होता है वह इंसुलिन पैदा करता है। आइए जान लेते हैं। मानव शरीर का जो अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा शैली में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज की सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो जो ब्रोमीन होता है वह एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में रहती है। इसके दो स्थिर समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 81 है। यह सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है। इसके मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की, कैल्शियम की। तो जो क्लोरीन होता है इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। आइए देखते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। क्लोरीन की 175 pm सबसे छोटी होती है, ब्रोमीन की 285 pm, सोडियम की 227 और कैल्शियम की 231 होती है।
अतः दिए गए तत्वों में क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। प्रश्न नंबर 10 है CH3COO CH3 का सूत्र है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल इथेनोट, एथिल इथेनोट, प्रोपेनोट अम्ल। तो CH3COO H2CH3 का सूत्र एथिल, मतलब ये सूत्र एथिल इथेनोट का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल इथेनोट, एथिल इथेनोट और प्रोपेनोइक अम्ल के सूत्रों को देख लेते हैं। एथिल इथेनोट के सूत्र होता है CH3COO CH2CH3। ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3CH2CH2 COOH। मिथाइल इथेनोट का CH3COO CH3 होता है। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र CH3CH2 COOH होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बचे हुए अगले वीडियो में आएगा। दोस्त मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, इसके साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और कुछ कमी दिखे या आप किस वीडियो पर और किस सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।